नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आपको दिखाएंगे पहाड़ की खबरें। उत्तराखंड की बात करते हुए सबसे पहले आपको बताने वाले हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई वो सारी जानकारियां जो आप तक पहुंचनी जरूरी हैं, क्योंकि अब देखिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और हर पार्टी ने अपनी तरफ से प्रचार में ताकत झोंकी हुई है। आज शाम के 5 बजे तक चुनावी शोर थम जाएगा, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आज पार्टियों के नेता और कैंडिडेट के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी आज प्रदेश भर में रोड शो करने जा रही है, तो कांग्रेस के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर देखिए एक बड़ा अपडेट ये है कि चुनाव का आज आखिरी दिन है, जिसको लेकर सीएम धामी का मेगा चुनाव प्रचार आज होना है। आज भी सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए आपके सीएम धामी उत्तरकाशी के बटकौट पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील आज करने जा रहे हैं सीएम धामी। अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे, तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं आने देंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उड़ोला और नौगांव, सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं। भाइयों बहनों, क्या आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे? कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम, जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में कमल खिलने वाला है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आप सबका इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ धामी, धाकड़। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि रुड़की रोड शो और हरिद्वार में रोड शो करेंगे सीएम धामी। आज शाम 4 बजे देहरादून में रोड शो करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, नगर निकाय का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जान झोंकी हुई है। यहाँ पर स्टार प्रचारक भी हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री धामी आज रुड़की और हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नगर पालिका शिवालिक नगर में रोड शो करके भाजपा के लिए वोट जुटाने का प्रयास करेंगे।
दरअसल हरिद्वार मेयर सीट पर पिछली बार कांग्रेस का कब्जा था। इस बार भाजपा किसी भी सूरत में इस सीट को हारना नहीं चाहती है, लिहाजा पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक हरिद्वार नगर निगम पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शहर के समीकरण में आज बात करेंगे हम तीर्थ नगरी ऋषिकेश की। मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ यहाँ पर निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं और मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में साल भर तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके साथ ही यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए भी श्रद्धालु आते हैं। वहीं एम्स में मरीजों की आवाजाही भी लगातार शहर में रहती है। ऐसे में ये नगर निगम बेहद खास है। 8 दिसंबर 2017 को ऋषिकेश नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। 40 वार्ड वाले इस नगर निगम में कुल 91,689 मतदाता हैं, जिनमें 54,466 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47,692 महिला वोटर और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट एससी आरक्षित है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है और यहाँ चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। विकास के जो नगर निगम के अंदर जो भी काम आता है, बहुत सारे काम है जो नगर निगम के अंदर आता है, वो सब कामों पे हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है। की बार ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना इतिहास रचेगी और जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दम भरने वाले जो लोग थे, जो पिछले 6 सालों में जो काम रुके हुए थे, वो चाहे आपसी विधायक और मेयर की आपसी तनातनी की वजह से या उनके आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से जो काम नहीं हो पाए, उन कामों को अगर मुझे ऋषिकेश की जनता अवसर देगी तो मैं निश्चित रूप से उन सारे कामों को पूरा करके दिखाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र त्रस्त है रोडों से, यहाँ की रोड और वहाँ की रोड क्या कहें। मैं तो सोचता हूँ कि इतनी रोडें खराब हैं, पता नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे ही सड़क है। मतलब दाल खिचड़ी में दाल है कि दाल ही काली है। नशे का भी और नशा गली गली में मेरे होनहार बालक जिन्होंने शिक्षा देखनी थी, किताबें देखने थे, उनको कुछ पुड़िया में कुछ कागज के अंदर दिया जाता है। उस सरस्वती का भी अपमान कर रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार की सीमाओं से लगा है और 4 धाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। साल भर तीर्थ और कांवड़ यात्रा के चलते यहाँ पर्यटकों को भारी दबाव है। वहीं शहर में स्थायी पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल, साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण, सड़क, स्ट्रीट लाइट के साथ गंगा घाटों का निर्माण जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान लोग नई शहर की नई सरकार से लगाए बैठे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो सड़कों में जाम ना रहे, इतना हमें आने जाने में दिक्कत होती है। मतलब अगर पास भी जाना हो कहीं पे तो इतने घंटे ट्रैफिक रहता है। फिर स्ट्रीट लाइट्स में लाइट्स नहीं होती, कहीं कहीं पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो ऐसे सुरक्षित फील नहीं होता हमें। और कूड़े का ढेर इतना रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा एक साथ इकट्ठा हो रहता है, तो साफ सफाई भी नहीं होती। हर की पौड़ी जैसा घाट ऋषिकेश में बने और जो भी प्रत्याशी अपना दावा कर रहा है वो सबसे पहले गंगा में संकल्प लेके ये बात बोले कि मैं गंगा की अविरल धारा को घाट में लाऊंगा और इसको भव्य और दिव्य बनाऊंगा, जिससे पर्यटकों का भी यहाँ आने का रुझान बढ़े। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये कूड़ा उठाने का चल रहा है। देखिए ये इसका निस्तारण प्राथमिकता पे होना चाहिए। ऋषिकेश के बिल्कुल एंट्रेंस पे ये बदनुमा दाग है ना। दूसरा हम ये कहते हैं जो गंगा डोडर का जो मुद्दा छिड़ा है, वहाँ पर हम चाहते हैं व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न ना किया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और ट्रैफिक से निजाम पाना ऋषिकेश के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक यहाँ पर यह है कि एक हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों के लिए या पर्यटकों के लिए कोई पार्क नहीं है। ऋषिकेश नगर निगम में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार पसीना बहा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है कि आखिर कौन तीर्थ नगरी के निकाय के रण में जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष ढोभाल की रिपोर्ट। शहर के समीकरण में अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका की। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। देखिए रिपोर्ट।
13,000 से ज्यादा की जनसंख्या वाले रुद्रप्रयाग नगर पालिका में कुल 7 वार्ड और 7,837 मतदाता है, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर मतदाता सबसे ज्यादा है, जिनमें 4,199 पुरुष वोटर हैं, जबकि 3,638 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है और इस बार भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। हालांकि इस सीट पर 2 अन्य निर्दलीय भी मैदान है, जिसमें एक कांग्रेस का बागी है और जो सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, तो रुद्रप्रयाग का चौमुखी विकास होगा। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। मुझे अपनी प्यारी जनता का ममतामयी मातृशक्ति का मिल रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि रुद्रप्रयाग की समस्त जनता ने जो मेरे पर विश्वास जताया, मैं उनके हर कार्य जो भी समस्या होगी उस पर खरा उतरने का मैं दिन रात प्रयास करता रहूँगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी पार्किंग की समस्या, सफाई की बेहतर व्यवस्था, गुलाब राय खेल मैदान की बदहाली और आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या जैसे मुद्दों पर मुखर है और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी जन समस्याओं को निपटाने का दम रखता होगा, उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। यात्रा सीजन में जो है यहाँ पर अंदर गाड़ियाँ जो है बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर बहुत होटल वाले, लॉज वाले जो है सब खाली रहते हैं, बाईपास गाड़ियाँ निकल जाती, प्रशासन बोलता है कि अंदर जगह नहीं है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। नालियाँ हैं, रोड ये स्वच्छता पे है और जो हमारी पहली प्राथमिकता मूलभूत आवश्यकताओं को दी गई है, उन कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। नई उमंग वाला कैंडिडेट होना चाहिए जो कि हर समाज को लेकर अपनी नई सोच को लेकर चले। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की इस टक्कर में कौन बाजी मारता है और देखना होगा कि रुद्रप्रयाग के मतदाता आखिर किस पर अपना विश्वास जताते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। बढ़ रहे आगे इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज और कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है जब कांग्रेस के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दोपहर 1 बजे गुलर भोज सांस्कृतिक जनसम्मेलन होगा, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी प्रचार करेंगे। सोमवार को नैनीताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल और भवाली में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं की हैं। वहीं करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। करण माहरा ने कहा है कि राज्य का विकास रुक गया है, सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। करण माहरा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। जा चुका हूं और वहां भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। उधर रामनगर के निकाय चुनाव में कांग्रेस का घमासान तेज हो गया है। यहां प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद अकरम के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से इस सीट को ओपन रखा गया, इसीलिए जिसको भी जो उम्मीदवार पसंद है वो उसके प्रचार के लिए यहाँ आ रहा है। ये गुटबाजी नहीं है, ये तो एक लोकतांत्रिक पद्धति है। पार्टी ने थोड़ा छोड़ा है। यदि पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया होता तो सब लोग उसके पीछे लगते, और जब नहीं लिया है तो जो सबसे अच्छा लग रहा है और जिसका लगता है कि भाई इसको होना चाहिए, उत्तराखंड में 26 जनवरी से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, सोमवार को यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसकी आखिरी औपचारिकता भी अब पूरी हो गई। अब इंतजार सिर्फ ऐलान का है। रिपोर्ट देखिए।
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई, यानी कि नियम कायदों को मंजूरी दे दी गई। अब आखिरी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। शादियों के रजिस्ट्रेशन का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिससे विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और बहुविवाह की घटनाओं में कमी आएगी। लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में होगी, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सभी को उत्सुकता है कि यूसीसी का क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उस नियमावली को माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो कब उसको लागू करेंगे, इसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द मेरा उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वो राज्य बनेगा जो देश का पहला होगा जहां पे यूसीसी लागू होगा। यानी जनवरी महीने का बचा हुआ 1.5 हफ्ता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 25 जनवरी को चुनाव नतीजे आते ही शहरों की सरकार गठित हो जाएगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान होगा, तो वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में होंगे और नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में कब क्या हुआ। सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद समिति ने 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 8 मार्च 2024 को यूसीसी का विधेयक राज्य विधानसभा के पास पहुंच के पास हुआ। 12 मार्च 2024 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई। जल्दी यूसीसी अब राज्य में लागू होने जा रहा है और खबर है कि 26 जनवरी के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने यूसीसी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर ये राष्ट्रहित में है तो इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। करण माहरा ने सवाल किया है कि कई जाति और उपजातियों को इससे अलग क्यों रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई धाराएं केंद्र से संबंधित है, तो इसे लागू करना ही है, तो केंद्र से लागू क्यों नहीं करा जा रहा। यूसीसी राष्ट्र के अगर हित में है तो फिर वो पूरे सारे नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर आप जाति उपजातियों को उससे वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो सामान्य नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र से संबंधित है, जिनको केवल पार्लियामेंट में पास करना और लोकसभा राज्यसभा से पारित करना आवश्यक होगा। तो इस ऐसी चीज़ को एक गिनी पिग के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग में उखीमठ ब्लॉक के उशाड़ा गांव में जंगलों में अचानक से आग लग गई और इसी दौरान ट्रैकिंग पर गए हुए 3 पर्यटक जंगल के बीच में फंस गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए पर्यटक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, सुरक्षित रेस्क्यू इसका किया गया। घायल पर्यटक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दे देते हैं
यहाँ 3 पर्यटक हैं जो फंसे हुए थे। एक यूपी के थे, एक राजस्थान के थे और एक बिहार के थे। हम तो ऐसे यहाँ देवरा ताल से होते आए तो चोपटा दिखा में बोर्ड, हमें लगा आगे होगा, फिर उसके बाद भटक गए हम, कुछ मिला ही नहीं कोई रास्ता जाने का। फिर उसके बाद हम उधर से जो एरिया आपको बताया था वहीं से आ रहे थे, ऊपर में भूसा उसा में फिर आग लगा, फिर हम भागे वहां से। भाई पाँव टूट गए आपका जी। बागेश्वर के ठाकुरद्वारा वार्ड में मां की ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर झोपड़ियों में पॉलिथीन से लिपटी एक 6 माह की नवजात बच्ची मिलती है। वहीं से गुजर रहे लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, बस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बच्ची को स्वस्थ बताया है। प्लास्टिक के सफ़ेद कट्टे में जो है एक कपड़े में लपेट करके एक बच्ची रखी हुई थी जो जीवित थी, ठीक थी। तो हम लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार करके उसे दूध की सारी व्यवस्था की गई। तो बच्ची स्वस्थ है और इस संबंध में अभी कोई ऐसी आपराधिक मामला तो पंजीकृत नहीं है, किसी के द्वारा कुछ सूचना नहीं दी गई है और जाँच इसमें गहन रूप से जाँच जारी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी हरिद्वार पहुंची। यहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी और प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना की गई। हरिद्वार के कई मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू युवा केंद्र पहुंची और मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी उत्तराखंड को मिलना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। खेलों के आयोजन का प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। बढ़ रहे हैं आगे, आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि रामनगर में नेशनल गेम्स का शुभारंभ अब जल्द होगा और इस पर नेशनल गेम्स का शुभकर पहुंचा हुआ है रामनगर में, जिसे देखने के लिए यहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लखनपुर में शुभकर के साथ लोगों ने सेल्फी ली है। नेशनल गेम्स के शुभकर को पूरे शहर में घुमाया गया है ताकि खेलों को लेकर लोगों को जानकारी मिल सके। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। देहरादून में स्टेडियम को इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में भी कई तरह के बॉलीवुड सिंगर के साथ ही गढ़वाल कुमाऊं के वाद्य यंत्र और पहाड़ की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में 28 जनवरी को होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर है। 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसे खास तौर पर इस इवेंट के लिए सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही गढ़वाली ढोल दमाऊ, कुमाऊनी छोलिया नृत्य और जोनसारी कल्चर की अद्भुत झलक भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सचिव लोक निर्माण विभाग जो पंकज पांडे जी, उनको नोडल बनाया गया है इसके लिए, और वो इसकी कई मीटिंगें कर चुके हैं। और यहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री जी के आने की बात जो हो रही है उसमें उनका क्या प्रोग्राम होगा, यहाँ पे बाकी अन्य कार्यक्रम जो होते हैं वो किस लेवल के होंगे, ये सब कुछ चीज़ें जो है उनके स्तर से की जाए। हमारे पांडवास बैंड जो है वो कंटिन्यूस, अभी आपने देखा होगा हमारे पूरी टीम के साथ, खेल की टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं। साथ में इसमें पवनदीप राजन आ रहे हैं और जुबिन नौटियाल जी का तो आपने नाम सुना ही है कि वो भी आ रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मौका है। 28 जनवरी को देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राज्यवासियों में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में इस नेशनल गेम्स के दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बढ़ रहे हैं आगे और अंत में आपको दिखा रहे हैं पहाड़ टॉप 10।